औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नवाज़ और आप देख रहे हैं शकीब एजुकेशन टीवी। ये लेक्चर बुनियादी तौर पे अल-मावर्दी की थ्योरी ऑफ वज़ारत, नज़रिया वज़ारत के हवाले से है और इसमें हम कोशिश करेंगे कि अल-मावर्दी का जो रियासत इस्लामिया में इमामत के बाद वज़ारत का कॉन्सेप्ट है उसको बड़ी डिटेल के साथ और कम से कम वक्त में उसको आपकी खिदमत में पेश करूं। अल-मावर्दी सबसे पहले जो क़वानीनुल वज़ारत उसकी किताब है उसमें इस नज़रिए के हवाले से बात करता है और वो सबसे पहले इसकी वजह तस्मीह बयान करता है वज़ारत के ओहदे की वज़ीर कौन होता है। तो वह कहता है कि वज़ारत डिराइव फ्राम द वर्ड वुज़्र। पहला वो कहता है कि इसका ये जो लफ्ज़ है ये वुज़्र से निकला है, वज़ारत का लफ्ज़ जो है ये वुज़्र से निकला है, विच मीन्स बर्डन, इसका मतलब बोझ है। सो वज़ीर इज़ अ पर्सन हु कैरीज द बर्डन ऑफ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द स्टेट। यानी ये वो शख्स होता है जो रियासत की जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनका जो बोझ है ये अपने कंधों पे उठाने वाला होता है, चूँकि इसीलिए इसको वज़ीर कहते हैं। दूसरा वो कहते हैं कि द वर्ड वज़ीर इज़ डिराइव्ड फ्राम वज़्र, WAZR, वज़्र, which means shelter. So he is a man who provides shelter to the king. यानी इसका मतलब वज़्र का मतलब है शेल्टर, पनाह। तो ये ऐसा शख्स है जो प्रोटेक्ट करता है, शेल्टर फराहम करता है बादशाह को, इमाम को, किंग को। और तीसरा वो कहता है कि जो वर्ड वज़ारत है दैट इज़ डिराइव फ्राम द अज़्र, यानी वज़ीर जो है, वज़ीर का लफ्ज़ जो है ये अज़्र से निकला है, विच मीन्स बैक, पुश्त। सो अकॉर्डिंग टू मावर्दी वज़ीर इज़ अ पर्सन हु एक्ट्स एज अ बैकबोन ऑफ द स्टेट। यानी ये वज़ीर ऐसा शख्स होता है जो रियासत की जो बैकबोन के तौर पर रियासत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत से काम करता है। अल-मावर्दी सेज दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ वज़ीर डज नॉट मीन इमाम शुड गिव अप ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यानी अगर वज़ीर की अपॉइंटमेंट हो जाती है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं लिया जाना चाहिए कि अब इमाम जो है उसका कोई काम ही नहीं रहा, सारा काम वज़ीर ने करना है। अ वज़ीर इज़ अ हेल्पर ऑफ द इमाम टू स्ट्रेंथन द हैंड्स ऑफ इमाम इन द वर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये इमाम का हेल्पर है और इसने क्या करना है, इसने इमाम को जो एडमिनिस्ट्रेशन है रियासत की उसमें उसको हेल्प करनी है, उसकी मदद करनी है। अल-मावर्दी ने जो वज़ीर है उसकी कुछ क्वालिफ़िकेशंस बयान की हैं कि वज़ीर कैसा होना चाहिए, उसकी शख्सियत कैसी हो, उसके पास नॉलेज किस किस्म का हो। ये कुछ क्वालिफ़िकेशंस वो बयान करता है। वो कहता है कि पहली बात तो ये है कि उसको हॉनेस्ट होना चाहिए, ही शुड बी अ हॉनेस्ट मैन। ऑनेस्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ईमानदार होना चाहिए। दूसरी बात उसमें खुद एतमादी, सेल्फ रिलायंस होनी चाहिए, ही शुड बी अ सेल्फ रिलायंट। उसको अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए, जो वो डिसीजन करे बड़े एतमाद के साथ करे और फिर उस पर डट जाने वाला हो। कंटेंटमेंट हो, यानी हिर्स से पाक हो, ही शुड बी अ मैन ऑफ कंटेंटमेंट, हिर्स से, लालच से पाक हो। ये नो कि वो दौलत इकट्ठी करने और मुख्तलिफ जो रियासत के जो ताकत है उसको अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपनी दौलत इकट्ठी करने के लिए वो लगा रहे। अगर वो हरीस होगा, लालची होगा तो फिर वो ऐसे काम करेगा। इसीलिए मावर्दी कहता है कि उसको हरीस नहीं होना चाहिए। इफेक्टिव पब्लिक रिलेशंस, ही हैज़ द एबिलिटी टू मेक इफेक्टिव पब्लिक रिलेशन, लोगों के साथ उसके बड़े आला दर्जे के ताल्लुकात हों। एंड ही मस्ट बी अ पॉपुलर मुस्लिम, पॉपुलर मैन। उसको हर दिल अजीज होना चाहिए, लोगों में लोग उसको बहुत कदर की निगाह से देखते हों, इज्जत की निगाह से देखते हों। ही शुड हैव द पावर टू मेक बैलेंस्ड जजमेंट, मुतवाज़िन जस्टिस सिस्टम जो है उसका हामिल उसको होना चाहिए। उसमें ये अभी काबिलियत होनी चाहिए कि वो बड़े मुतवाज़िन फैसले कर सके, मुतवाज़िन फैसला साजी करे। सिंप्लिसिटी जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है उसके लिए, उसको सिंपल होना चाहिए। ये नो कि वो ज़र्क बर्क लिबास पहनता हो और वो कोई शौकीन हो बड़े बड़े घोड़ों का और बड़े तय्युश पसंद हो, इस तरह की नहीं, वो सादा ज़िंदगी गुजारता हो। और आगे वो कहते हैं कि ही मस्ट अ हार्ड वर्किंग मैन,
उसको सख्त मेहनती और सख्त जान किस्म का शख्स होना चाहिए। He should be an experienced man, उसको एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। Ability to understand logic, मंतक को समझने वाला हो, रेशनल हो, लॉजिकल हो, चीज़ों को डिड्यूस करना जानता हो, मामलात की तह तक पहुंचना जानता हो। ज़ाहिर बात है वो विजडम उसमें होगी, लॉजिकल होगा, रैशनल होगा, तब वो कम्प्लेक्स इश्यूज जो हैं उनको सॉल्व करने के लिए कोशिश कर सकेगा। उसके बाद है जी कर्जियस, उसको बहादुर होना चाहिए। डिजायर टू यूज एक्सपीरियंस विद डिस्क्रिशन एंड प्रूडेंस, तजर्बे को, जो उसका तजर्बा है उसको अपनी मर्जी और अपनी दानिश के मुताबिक इस्तेमाल करने का जज्बा उसमें होना चाहिए। यू शुड हैव द मॉडरेट टेम्परामेंट, उसका जो टेम्परामेंट है, उसका जो मिजाज है वो बड़ा मुतदिल होना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे भड़क जाने वाला ना हो। ही शुड बी अ मुस्लिम एंड फ्री मैन, उसको मुसलमान भी होना उसके लिए लाजिम है और उसको आज़ाद होना भी उसके लिए लाजिम, आज़ाद शख्स भी हो। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी तफसील आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो मुसलमान होना और आज़ाद होने की शर्त है, ये वजारत की दो टाइप्स वो बयान करता है जो मैं अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। वज़ीर ऑफ डेलीगेशन या वजारत ऑफ डेलीगेशन एंड वजारत ऑफ एग्जीक्यूशन। ये जो वजीर ऑफ डेलीगेशन है उसके लिए ये लाजिम है, वजारत जो एग्जीक्यूशन की वजारत है उसके लिए जो है वो उसका मुसलमान होना भी लाजमी नहीं है और फ्री मैन होना भी लाजमी नहीं है। अब उसकी वजारत की जो किस्में बयान करता है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि अकॉर्डिंग टू मावर्दी देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ वजारत। वजारत की दो बुनियादी किस्में हैं। नंबर वन इज़ वजारत ऑफ डेलीगेशन, इसको उर्दू में अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसका हम इसको कहेंगे वजारत तफवीज़। ये वज़ीर ऐसा शख्स होता है जो रियासत का निज़ाम चलाने के लिए इमाम की मदद करता है। इसको अगर हम मौजूदा दौर में देखें तो इसका जो ओहदा है, इसका जो डेजिग्नेशन है, वो हमारे जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम है इसमें वज़ीर आज़म, वज़ीर तो काफ़ी सारे होते हैं ना, फेडरल मिनिस्टर्स होते हैं, वज़ीर मुमलिकत भी होते हैं, तो इसका ओहदा इन तमाम से ऊपर है और ये वज़ीर आज़म का जो एक ही वज़ीर होता है पूरी रियासत में वो उसके बराबर है। वज़ीर ऑफ डेलीगेशन इज अ पर्सन हु हैज़ फुल कॉन्फिडेंस ऑल पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डेलीगेटेड हिम बाय द इमाम। ही एक्ट्स एज डेलीगेट ऑफ इमाम इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। ये इसके पास डेलीगेटेड पावर्स होती हैं, इमाम जो है इसको डेलीगेटेड पावर देता है और ये इमाम का बाइख्तियार नुमाइंदा होता है। अब डेलीगेशन ऑफ पावर्स और ट्रांसफ़र ऑफ पावर का भी फ़र्क है। डेलीगेशन ऑफ पावर का मतलब ये है कि पावर्स तो उसी की रहती हैं जिसकी असल में होती हैं, वो आर्जी तौर पर किसी को मुंतकिल करता है और ये जो जिसके पास ये पावर्स होती हैं ये अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन और अथॉरिटी विच आर ओरिजिनली द ओनर ऑफ द पावर, उसकी जो गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक उन पावर्स का इस्तेमाल करता है, अपनी मर्जी नहीं कर सकता। डेलीगेशन ऑफ पावर, मिसाल के तौर पर हम ये समझते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो डेलीगेट करता है पावर्स इंसानों की तरफ, अपने नुमाइंदे की तरफ, खलीफतुल्लाह जो है अल्लाह का, जो रसूल और अंबिया है उनको वो डेलीगेट करता है पावर्स, और वो अल्लाह की रज़ा और अल्लाह के जो वो दायरा कार है, जो अल्लाह ने लिमिटेशन मुकर्रर की हैं, जो बाउंड्रीज मुकर्रर की हैं, वो खलीफतुल्लाह जो हैं वो उन बाउंड्रीज़ के अंदर रह के अल्लाह की अहकामात की पैरवी करते हैं, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक उन इख्तियारात का इस्तेमाल करते हैं और ये इख्तियारात उनके नहीं होते बल्कि असल में इनका मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। तो यहाँ पे भी ये डेलीगेशन ऑफ पावर की मैं यही बात कर रहा हूँ कि असल में पावर्स खलीफा के पास होती हैं, असल मालिक वो है, लेकिन वो उसके पास इमाम के पास होती हैं, लेकिन इमाम जो है वो सिस्टम, जो रियासत का सिस्टम है उसको चलाने के लिए उन पावर्स को डेलीगेट करता है, निचले लोगों को देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पावर्स उनकी हैं, पावर्स तो इमाम की हैं, वो जब चाहे उनसे वापस ले ले। तो डेलीगेशन ऑफ पावर का मतलब ये, जबकि ट्रांसफर ऑफ पावर का मतलब ये होता है कि जब आपने पावर्स दे दी तो फिर आप उससे वापस नहीं ले सकते और वो शख्स अपनी मर्जी से उन पावर्स का इस्तेमाल करता है, वो किसी हदूद और कयूद का कैल नहीं होता, वो किसी डायरेक्शन का कैल नहीं, उसकी अपनी मर्जी जैसे वो पावर्स का इस्तेमाल करे। तो ऐसी पावर जब होती है तो उसको ट्रांसफर पावर कहते हैं। तो यहाँ पे इमाम जो है ये वजीर को डेलीगेटेड पावर्स देता है, डेलीगेशन पावर की डेलीगेशन करता है और वजीर उन लिमिट्स के अंदर रहते हुए, उन बाउंड्रीज, हिदायत और
उन 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 वो जो हिदायत दी जाती हैं इमाम की तरफ से, उनके अंदर रहते हुए उन पावर्स का इस्तेमाल करता है, और ये एक बाइख्तियार नुमाइंदा होता है इमाम का। ही डोमिनेट्स द पॉलिसी फॉर्मेशन एंड डिसीजन मेकिंग। ये रियासत के अंदर जो पॉलिसियाँ बनती हैं और जो डिसीजन होते हैं, जो फैसला साजी होती है, उन सब के में इसका जो है वो डोमिनेटेड रोल होता है वज़ीर ऑफ डेलीगेशन का। वज़ीर ऑफ डेलीगेशन, जब वज़ीर ऑफ डेलीगेशन जो है उसमें वो तमाम खूबियाँ मौजूद होती हैं जो इमाम में भी मौजूद होती हैं। इसीलिए इसको इमाम के साथ काम करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती, क्योंकि ये हाईली क्वालिफाइड होता है। जो करेक्टरिस्टिक्स और जो क्वालिफिकेशंस उसके इमाम में होती हैं, उसकी खुसूसियात उसमें होती हैं, वो ऑलमोस्ट सारी की सारी इसमें पाई जाती हैं। इसलिए वो मैच करती है उसकी एबिलिटी को, इसकी कैपेबिलिटीज़ इमाम की कैपेबिलिटी से मैच करती हैं। इसलिए इन दोनों को अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में और काम करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। वज़ीर ऑफ डेलीगेशन की एक खूबी ये भी होती है कि ये अमूर ख़जाना और अमूर दिफा का भी माहिर होता है, एक्सपर्ट होता है, दिफाई अमूर का भी और ख़जाने के अमूर का भी। लिहाजा वो दिफा और ख़जाने के मुतालिक पॉलिसियाँ अपने इल्म और तजर्बे की बुनियाद पे बनाता है। क्योंकि वो महारत रखता है इन दोनों में, तो उसकी पॉलिसियाँ फिर ठोस होती हैं, मुदल्लिल होती हैं, और उनमें कोई यानी फला नहीं होता, एम्बिग्विटी नहीं होती, और उसके बड़े पॉजिटिव नतायज जो हैं वो सामने आते हैं। वज़ीर ऑफ डेलीगेशन कैन आल्सो मेक यूज़ ऑफ इज्तिहाद। वो इज्तिहाद भी कर सकता है। और आपको पता है मुज्तहिद कौन होता है, इज्तिहाद कौन कर सकता है? इज्तिहाद वो शख्स करता है जो दीनी और दुनियावी दोनों अलूम का माहिर होता है। ये नहीं है कि एक शख्स जो है वो दुनियावी तौर पर बड़ा पढ़ा लिखा है, उसके पास कई डॉक्टरेट की डिग्रीज हैं, पोस्ट डॉक उसने किया हुआ है, लेकिन दीन के इल्म को नहीं समझता, तो वो मुज्तहिद नहीं हो सकता। मुज्तहिद वो होता है जो कुरान और सुन्नत के अलूम, जो दीन के अलूम है, उनमें भी मुहारत रखता हो, और एट द सेम टाइम कॉन्टेम्प्रेरी अलूम्स जो है उनमें भी मुहारत रखता हो। तो वो शख्स जो है, ये क्वालिफिकेशन है उसकी मुज्तहिद की, तो वो इज्तिहाद कर सकता है। तो ये जो वज़ीर ऑफ डेलीगेशन है, जब हम इसको इज्तिहाद की मवर्दी जो है वो कह रहा है कि वो इज्तिहाद कर सकता है, तो इसका मतलब ये है कि वो दीन और दुनिया दोनों के अलूम जो है उनकी मुहारत रखता है। और वो पॉलिटिक्स के मामलात में भी इज्तिहाद कर सकता है और रिलीजियस मामलात में भी इज्तिहाद कर सकता है, ताकि जो स्टेट के कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं उनको सॉल्व किया जा सकते। अल-मवर्दी के नज़दीक वज़ीर ऑफ डेलीगेशन के पास वो तमाम इख्तियारात होते हैं जो इमाम के पास होते हैं, यानी इमाम कंप्लीटली पावर्स जो हैं वो वज़ीर ऑफ डेलीगेशन को डेलीगेट करता है। लेकिन 3 बातों का इख्तियार सिर्फ इमाम के पास है, वो वज़ीर ऑफ डेलीगेशन के पास वो इख्तियार नहीं होता। गो के वज़ीर ऑफ डेलीगेशन के पास जितनी भी पावर्स हैं वो डेलीगेटेड पावर्स हैं, वो उसकी अपनी नहीं है, इमाम की पावर्स हैं जिसको उसने डेलीगेट की हैं। लेकिन 3 पावर्स ऐसी हैं जो उसने डेलीगेट ही नहीं की, वो सिर्फ इमाम के पास हैं। इमाम कैन डिप्राइव अ क्वालिफाइड पर्सन फ्रॉम बीइंग अ कैंडिडेट ऑफ वज़ीर, बट वज़ीर ऑफ डेलीगेशन कैन नॉट डिप्राइव एनी क्वालिफाइड पर्सन फ्रॉम बीइंग अ कैंडिडेट ऑफ वज़ीर। यानी इमाम जो है, अगर कोई वज़ीर के लिए क्वालिफाई करता है शख्स, तो इमाम की मर्जी उसको वज़ीर लगाए या ना लगाए। उसको क्वालिफाइड शख्स को भी वो डिप्राइव कर सकता है, डिप्राइव ऑफ कर सकता है, वो उसकी मर्जी है, वो पावरफुल है, उसको आइन इजाज़त देता है इसकी कि वो जिसको मर्जी लगाए। तो एक एलिजिबल शख्स जो है, जो कैंडिडेट एलिजिबल है फॉर दी वज़ारत ऑफ डेलीगेशन और वज़ारत ऑफ एग्जीक्यूशन, इमाम के पास इख्तियार है कि वो उसको इग्नोर कर दे। लेकिन वज़ीर ऑफ डेलीगेशन जो है वो किसी भी एलिजिबल शख्स को, एलिजिबल कैंडिडेट को वो डिप्राइव ऑफ नहीं कर सकता, ये उसके पास हक नहीं है। दूसरी बात, इमाम कैन अपॉइंट हिज सक्सेसर वेयर एज वज़ीर ऑफ डेलीगेशन कैन नॉट अपॉइंट हिज सक्सेसर। इमाम जो है उसके पास तो ये पावर है कि वो कहे कि जी मेरे बाद फलां शख्स जो है वो मेरी जगह लेगा, वो मेरा सक्सेसर होगा, उसको वो नामजद कर दे। लेकिन वज़ीर ऑफ डेलीगेशन ऐसा नहीं कर सकता कि जी मैं चूँकि वज़ीर ऑफ डेलीगेशन हूँ, तो मेरे बाद जब मैं फौत होऊंगा या मैं कहीं चला जाता हूँ तो मेरे बाद फलां शख्स जो है वो वज़ीर ऑफ डेलीगेशन बनेगा। तो दैट इज़ नॉट द पावर ऑफ वज़ीर ऑफ डेलीगेशन टू अपॉइंट हिज सक्सेसर इन हिज लाइफ। तीसरी बात, इमाम कैन डिसमिस एनी ऑफिशियल who is appointed by Wazir of Delegation, whereas Wazir of Delegation cannot dismiss any official who is basically appointed by the Imam। यानी अगर वज़ीर ऑफ डेलीगेशन जो है वो कोई ओहदेदार जो है उसको तैनात करता है, उसकी अपॉइंटमेंट करता है, और इमाम उसको हटाना चाहता है, तो इमाम के पास ये पावर है, वो उसको हटा सकता है। लेकिन अगर इमाम किसी को अपॉइंट करता है तो वज़ीर ऑफ डेलीगेशन के पास ये पावर नहीं है कि वो उस शख्स को, दैट इज़ अपॉइंटेड बाई
द इमाम उसको वो रिमूव कर सके उसके ओहदे से। आम हालात में इमाम और वजीर के इख्तियारात जो हैं, इमाम जो है वो वजीर के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करता, यहाँ तक कि अगर उसकी पॉलिसी में वाज़े तौर पर तज़ाद भी हो और उसकी पॉलिसी वाज़े तौर पर तज़ाद का शिकार हो, नज़र आ रहा हो कि ये मुतज़ाद पॉलिसीज़ हैं, फिर भी वो कोशिश करता है कि वज़ीर ऑफ डेलीगेशन के मामलात में और उसकी पावर्स में मुदाखलत ना करे। या फिर वो किसी शख्स की जायदाद के बारे में कोई फ़ैसला देता है और उस फैसले से शरीयत, वो फैसला बेशक सही नहीं है, लेकिन उस फैसले से शरीयत इस्लामिया जो है उसको कोई गज़ंद नहीं पहुंचती, उसको कोई मसला नहीं होता, तो फिर भी इमाम मुदाखलत नहीं करेगा। लेकिन वज़ीर के ऐसे फैसले जिनके बड़े दूर रस नतायज निकलने का अंदेशा हो सकता है, यानी वो कोई ऐसा फैसला करता है जिसके रियासत इस्लामिया के लिए कोई बड़े शदीद किस्म के मसाइल पैदा हो सकते हैं, तो उसमें वो मुदाखलत करता है, उसको तब्दील कर सकता है। ख़ास तौर पर जब कोई जंगी मुहिम रवाना करनी हो, वज़ीर ऑफ डेलीगेशन कहता है कि ये फ़लाँ मुल्क पे हमला करना है, इमाम समझता है कि इस हमले करने से दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो ताल्लुकात ख़राब होंगे और हमारा जो मुआशी सेटअप है उसमें जो उलझने पैदा होंगी, तिजारत कम हो, जो भी मसाइल रियासतों के दरमियान हो सकते हैं, वो उसको समझता है कि ये ठीक नहीं है। तो वज़ीर ऑफ डेलीगेशन का ये डिसीजन जो है, इसके दूर रस नतायज दो मुल्कों की सियासत पे पड़ सकते हैं, रीजनल जो पॉलिटिक्स है उस पर पड़ सकते हैं, तो इस फैसले को वो चेंज कर सकता है, उसमें वो मुदाखलत करेगा। इसी तरह किसी सूबे का गवर्नर मुकर्रर करना है, तो गवर्नर यकीनन किसी ऐसे शख्स को होना चाहिए जो रियासत के मामलात को समझता हो और इमाम की जो विजन है उसको समझता हो और वो कॉन्स्टिट्यूशन से रियासत का जो उसको समझता हो, ताकि उसके अकॉर्डिंगली वो काम कर सके। अगर वजीर किसी ऐसे शख्स को वजीर ऑफ डेलीगेशन अपॉइंटमेंट कर देता है किसी ऐसे शख्स की जो क्वालिफाइड ही नहीं होता, तो यकीनन उसके फिर असरात जो हैं वो रियासत पे पड़ेंगे। तो यकीनन उसकी जो वजीर की ये अपॉइंटमेंट है उसको वो रद्द कर सकता है। उसके बाद जनाब वजीर ऑफ डेलीगेशन जो है इसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, इसकी ड्यूटीज़ क्या हैं। नंबर 1, टू मेक पॉलिसीज टू रन द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विद द कंसेंट ऑफ द इमाम। इमाम की मर्जी से, उसकी रजामंदी से रियासत को चलाने का, गवर्नमेंट को चलाने का जो निज़ाम है उसको इस्टेब्लिश करना, पॉलिसीज़ को इस्टेब्लिश करना, ताकि गवर्नमेंट का सिस्टम जो है स्मूथली चल सके। टू अपॉइंट द जजेस, काजीज़ जो इस्लामी रियासत में होते हैं उनको अपॉइंट करना, ये भी इसकी ड्यूटीज़ में शामिल है। टू इन्वेस्टिगेट द क्रूएलिटीज़ एंड इनजस्टिस इन सोसाइटी एंड टू टेक स्टेप टू स्टॉप देम। यानी रियासत में, मुआशरे में जो नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, जो जुल्म और ज़्यादतियाँ होती हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन करना और इनको रोकने के लिए इक़दामात करना। एंड टू प्रोटेक्ट द फेथ, अकीदे की हिफाजत करना, दीन की हिफाजत करना। एंड टू प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, रियासत इस्लामिया की सरहदों की हिफाजत करना। इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वज़ीर ऑफ डेलीगेशन। एंड द लास्ट वन इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। रियासत में अमन व अमान की जो सूरत हाल है उसको बेहतर करना, दैट इज़ ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वज़ीर ऑफ डेलीगेशन। सो द सेकेंड टाइप ऑफ वजारत इज़ वजारत ऑफ एग्जीक्यूशन। According to Al-Mawardi, Wazir of Execution has very limited power. Wazir of Execution works as a bridge between the government and the masses. इसके पास वो कहता है बड़ी महदूद पावर्स होती हैं और इसका एक्चुअल काम ये है कि ये हुकूमत और लोगों के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करता है। यानी लोगों को जो मसाइल होते हैं वो वज़ीर ऑफ एग्जीक्यूशन के ज़रिए हुकूमत तक पहुँचते हैं और हुकूमत की जो पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन होती है वो भी वज़ीर ऑफ एग्जीक्यूशन के ज़रिए होती है। इट इज़ लाइक अ सेक्रेटरी ऑफ मॉडर्न डेज। अगर आप मौजूदा दौर में इसको देखें तो जैसे वज़ीर ऑफ डेलीगेशन या ऊपर वज़ीर आज़म पॉलिसीज़ बनाता है और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, हर महकमे का एक सेक्रेटरी होता है, वो उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो यहाँ पे भी वज़ीर ऑफ एग्जीक्यूशन जो है इसको आप कह लें कि इसके पास वो इख्तियार हैं जो आज के मौजूदा दौर के सेक्रेटरी के पास होते हैं। ही कम्युनिकेट द ऑर्डर ऑफ द इमाम टू द पीपल एंड इन्फॉर्म द इमाम अबाउट द कॉन्फिडेंस एंड मोरल ऑफ द पीपल। ये इमाम की तरफ से जो ऑर्डर्स होते हैं उनको लोगों तक पहुँचाता है और लोगों का जो मोरल है उसको और लोगों की तरफ से जो इंफॉर्मेशन होती हैं उनको इमाम तक पहुँचाता है। A slave or zimmi can also be appointed as वज़ीर ऑफ एग्जीक्यूशन। पहले भी मैंने कहा था ये कोई भी ज़िम्मी या जो नॉन मुस्लिम है उसको भी
बनाया जा सकता है, स्लेव जो है उसको भी वज़ीर ऑफ एग्जीक्यूशन बनाया जा सकता है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन वज़ीर ऑफ डेलीगेशन जो है वो फ्री होगा और उसके लिए मुसलमान होना लाजिम है, वो स्लेव भी नहीं बन सकता और गैर मुस्लिम भी नहीं बन सकता। He is not expected to have the knowledge of defense strategies and taxes and revenue. और इससे ये भी उम्मीद नहीं की जाती कि इसके पास कोई डिफेंस का बड़ा नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा और ये अमूर ख़जाना का भी बड़ा माहिर होगा। ये भी इसकी जिम्मेदारियां भी नहीं है और इससे उम्मीद भी ये नहीं की जाती। According to Al-Mawardi, Imam can appoint several wazirs of execution and they are not collectively responsible. मावरदी कहता है कि ये जो वज़ीर ऑफ एग्जीक्यूशन है ये एक नहीं होता, ये इमाम की मर्जी है, वो जितने भी लगाना चाहे लगा सकता है। ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। और दूसरी बात साथ ये भी कहता है कि ये दे आर नॉट कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। अब ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका मतलब ये है कि अगर वज़रा में से किसी एक की भी खामी है, एक ने भी कोई ब्लंडर किया है, एक ने भी कोई गलत काम किया है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी कैबिनेट जाएगी और सारी की सारी कैबिनेट ही उसको सजावार ठहरेगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे एक वजीर अगर गलती करता है तो उसी वजीर की गलती ही कंसीडर की जाएगी, वो सबकी गलती नहीं शुमार होगी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नहीं होगी। इफ वन ऑफ देम इज डिसमिस्ड, अदर कंटिन्यू टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज। अगर उनमें से एक जो है वो अपनी कोई ब्लंडर करता है, कोई गलती करता है और उसको उसके ओहदे से हटा दिया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कैबिनेट जो है उसको हटा दिया जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है असल में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, वो बाकी अपना काम करते रहेंगे। ये सिंपली मैंने आपकी खिदमत में वज़ीर ऑफ डेलीगेशन और वज़ीर ऑफ एग्जीक्यूशन और थ्योरी ऑफ वजारत जो है उस हवाले से जितनी भी बहस थी वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर चुका। सो इंशाअल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है वो किसी और इस्लामी जो फ़िलासफ़र है उस पर बनाएंगे और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आप तक पहुँचाऊँ और अब भी यही कोशिश है। बहरहाल फिर भी अगर कोई कमी कोताही है तो उसके लिए आप ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दीजिए, इंशाअल्लाह मैं उसको रिस्पांस भी करूँगा और आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। आप कमेंट्स करें, मैं इंशाअल्लाह उन कमेंट्स के नतीजे में जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको मैं ज़रूर एड्रेस करूँगा और आपको ज़रूर उसको मुतमईन करने की कोशिश करूँगा। फिर वही बात हमेशा की तरह कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह ब्लेस यू ऑल।